नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्फोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस ने अभी अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट उसके कैसे थे, क्योंकि रिजल्ट के बाद उसके शेयर्स अच्छा खासा भागे हैं। और साथ ही साथ उसके हिस्टोरिकल हम ग्रोथ को भी देखेंगे और उसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि करंट लेवल्स पे उसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका चार्ट देखें तो इन्फोसिस का शेयर अभी करंट लेवल्स की बात करें तो 1792 रुपये, लगभग 1800 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पास्ट में बात करें कोविड के आसपास, तो कोविड की गिरावट में इसने 500 रुपये के आसपास अपना लो लगाया था और वहाँ से देखा जाए तो जनवरी 2022 तक इसमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और इसने जनवरी 2022 में अपना 1956 रुपये के आसपास हाई टच किया था और तब बात करें तो लगभग इसका शेयर प्राइस 4x हो चुका था। लेकिन जनवरी 2022 से बात करें तो अभी 1.5 साल से इसके शेयर में कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है और वहाँ से लगातार ये गिरावट में था। अभी रिसेंटली इसमें थोड़ी सी ज़रूर रैली आई है, लेकिन फिर भी अगर जनवरी 2022 के हाई से देखें तो ये शेयर अभी भी 8% के आसपास करेक्शन में अवेलेबल है। इसका कारण था इसके रिजल्ट लगातार ख़राब आ रहे थे, बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, ना टॉप लाइन में कोई ग्रोथ थी ना बॉटम लाइन में। इस वजह से इसके शेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए और पिछले 1.5 साल से ये करेक्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे। पिछले क्वार्टर से देखेंगे कि इसमें कैसी इंप्रूवमेंट आई है। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो मार्च क्वार्टर से इसका रेवेन्यू 1392 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है और इसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफ़ी लोअर ग्रोथ है। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी 1% की इम्प्रूवमेंट है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 1600 करोड़ का ड्रॉप देखा गया है, शॉर्टफॉल देखा गया है। इसके जो नेट प्रॉफिट है वो 1600 करोड़ से घट गए हैं और यहाँ पे 20% की गिरावट देखने को मिली है इसके नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू भी बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, फिर भी नेट प्रॉफिट गिरा है। इसके पीछे कारण था इसके अदर इनकम्स। लास्ट क्वार्टर इन्होंने अदर इनकम काफ़ी बड़े दिखाए थे, लगभग 2700 करोड़ के आसपास इन्होंने अदर इनकम दिखाया था। वहीं करंट क्वार्टर में इन्होंने अदर इनकम में सिर्फ 8 करोड़ के आसपास ही दिखाया है। तो ये अदर इनकम में जो ड्रॉप आया है और लास्ट क्वार्टर में जो अदर इनकम इतनी बड़ी दिखाई थी, उस वजह से इनका नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है और अभी इसके नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कंपेयर किए जाएँ तो 20% से कम हुए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू में मामूली सी 4% की ग्रोथ है और वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो जरूर 1% से इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट 20% से ड्रॉप हुआ है। अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से हम इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो अगर लास्ट ईयर जून क्वार्टर में देखें तो इसके रेवेन्यू वहाँ से 1382 करोड़ के आसपास बढ़ चुके हैं और यहाँ ग्रोथ लगभग 4% की ही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो सेम है, 24% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे और इस क्वार्टर में भी इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 429 करोड़ से बढ़कर आए हैं और यहाँ 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो इसके रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 4% से ही ग्रो किए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 7% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी इसके रिजल्ट कोई खास नहीं है। तो ओवरऑल अगर इन्फोसिस के रिजल्ट को देखें, क्वार्टर वन के रिजल्ट को, तो इतने बेहतर रिजल्ट तो नहीं आए हैं, लेकिन जो एस्टीमेट्स लगाए जा रहे थे उनसे बेटर आए हैं, इसलिए इसका जो शेयर प्राइस है वो परफॉर्म किया है। बाकी अगर देखा जाए इसके रिजल्ट को तो रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसमें जंप नहीं करना चाहिए और ऐसे शेयर को अभी परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है। अब हम इसके अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं, तो लास्ट अगर 10 ईयर्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 12% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू 13% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू 15% की CAGR से ग्रो किया है। वहीं TTM में बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसके रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 3% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हिस्टोरिकली देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है। 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में 12 और 13% के ही CAGR से इसके रेवेन्यू ग्रो किए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में इसके नंबर ज़रूर ठीक थे, लेकिन अभी रिसेंटली इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब आ रहे हैं 1 से 1.5 साल में। इस वजह से इसके TTM में नंबर फिर से ख़राब दिख रहे हैं और 3% से ही इसका रेवेन्यू ग्रो किया है।
अब हम अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसका प्रॉफिट 9% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो इसका प्रॉफिट 11% की CAGR से ग्रो किया है। लास्ट 3 ईयर्स में बात करें तो इसका प्रॉफिट 10% की CAGR से ग्रो किया है। TTM में बात करें तो इसका प्रॉफिट 8% से बढ़कर आया है। तो ओवरऑल बात करें तो हिस्टोरिकली भी नंबर बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, ब्लू चिप कंपनी बन चुकी है। इसकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये नया मार्केट एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि नए डील्स नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनमें ग्रोथ नहीं है। और ख़ास तौर से जो वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन था US या फिर यूरोप की बात करें, क्योंकि इनका मेजर बिजनेस वहीं से आता है, तो वहाँ से इनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और इनमें इतनी प्राइसिंग पावर भी नहीं आ पा रही है वहाँ की स्लो डाउन की वजह से। ये अपने प्राइसेस भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके नंबर्स ख़राब आ रहे हैं लगातार। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ग्लोबल कंडीशंस इंप्रूव हों तो इनके जो ग्रोथ है वापिस से थोड़ी बेटर हो, लेकिन फिर भी इनमें कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आने की संभावना नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को उन्हीं इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जो एक रीजनेबल ग्रोथ के साथ साथ रेगुलर इनकम चाहते हैं डिविडेंड के रूप में। अब हम इसके वैल्यूएशंस को देखें तो इसका मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ये एक ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है। वही करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका 1793 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1844 रुपये के आसपास है और 52 वीक लो 1324 रुपये के आसपास है। ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक PE की बात करें तो 28 का है और PEG रेशियो की बात करें तो 2.48 का है, जो कि दिखाता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड साइड है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ कम होने के कारण इसका PEG रेशियो थोड़ा सा हायर साइड आ रहा है। वहीं इसके PE को देखें तो PE थोड़ा सा लोअर साइड दिखेगा, लेकिन क्योंकि ग्रोथ इसमें नहीं है इसलिए इसका PEG रेशियो हायर साइड है। तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड साइड है, लेकिन इसमें यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस वजह से इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके ROE की बात करें तो ROE इसका 32% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका 2.12% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये साल में 2% के आसपास तो डिविडेंड ही दे देता है अपने शेयर प्राइस के रिस्पेक्ट में। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.1 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि लोअर साइड है। तो ओवरऑल अगर इसके वैल्यूएशंस को देखें तो वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे साइड दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि इसके डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छे हैं और ये एक कैश रिच कंपनी है, तो यहाँ पे इसके वैल्यूएशंस इसी तरह के दिखाई देंगे। ये इसके वैल्यूएशंस हमेशा थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही है, इसलिए इसके शेयर प्राइस में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें ऐसे इन्वेस्टर को ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो रेगुलर इनकम चाहते हैं और उसके साथ साथ एक रीजनेबल रिटर्न भी चाहते हैं, उन्हीं को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्फोसिस के एनालिसिस को आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।